आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। सुरेश का चूल्हा बुझ गया और जो थोड़ा बहुत चिकन बचा था वो बारिश के पानी में भीग गया। सुरेश के पास छत नहीं थी, इसलिए उसे अपना सारा सामान समेटकर घर के अंदर भागना पड़ा। बारिश रुकते ही उसने एक पुराना छाता अपनी साइकिल पर फिट किया और एक बड़ा डिब्बा पीछे बांधा। उसने गांव के मुख्य स्थानों पर छोटे छोटे कागज के पर्चे चिपकवा दिए कि अब सुरेश का तवा चिकन एक आवाज पर आपके द्वार पहुंचेगा। अगले दिन जब फिर से रिमझिम बारिश शुरू हुई तो सुरेश घर पर बैठने के बजाय अपनी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ा। जो लोग बारिश की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन्हें जब घर बैठे गर्मा गर्म धोने वाला तवा चिकन मिला तो सुरेश की वाहवाही पूरी गाँव में होने लगी। अब उसे दुकान की छत की चिंता नहीं थी, क्योंकि पूरा गांव ही उसकी दुकान बन गया था। सुरेश सुबह खेत में काम करता और दोपहर से ही अपनी पत्नी शांति के साथ मिलकर तवा चिकन बनाने की तैयारी में जुट जाता। लेकिन जैसी जैसी ऑर्डर बढ़ने लगी, सुरेश की पुरानी साइकिल जवाब देने लगी। शांति, आज फिर से 5 घरों के ऑर्डर रह गए। ये साइकिल अब बूढ़ी हो गई है। भारी डिब्बा लाद कर दूर वाले मोहल्ले तक पहुंचने में बहुत देर हो जाती है। जब तक मैं पहुंचता हूँ खाना ठंडा हो जाता है। जी आप फिक्र ना करें, हमने पिछले 1 महीने में जो बचत की है उससे क्यों ना एक पुरानी मोटरसाइकिल ले लें। उससे आप कम समय में ज्यादा जगह पहुंच पाएंगे। मोटरसाइकिल? शांति, उसके पेट्रोल का खर्चा भी तो होगा। हमें दाम भी तो कम रखने हैं ताकि गरीब मजदूर भाई खा सके। आप चिंता मत कीजिए, आप मोटरसाइकिल से शहर की बड़ी मंडी भी जा पाएंगे, जहां से हमें चिकन और मसाले थोक के भाव सस्ते मिलेंगे। वहां से जो बचत होगी उससे पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा। सुरेश को शांति की बात समझ आ गई। उसने एक पुरानी लेकिन मजबूत मोटरसाइकिल खरीदी। अब सुरेश का काम और भी तेज हो गया। वो अब न सिर्फ कमलपुर बल्कि आसपास के 2 और गांवों में भी खाना पहुंचाने लगा। उसकी खासियत ये थी कि वो हर पैकेट के साथ शांति की बनाई हुई पुदीने की चटनी और लच्छे वाले प्याज मुफ्त देता था, जिससे उसका स्वाद और भी निराला हो जाता था। सुरेश की कामयाबी देखकर कुछ लोग हैरान थे कि एक मामूली किसान इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर रहा है। गांव के कुछ लोगों ने अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि सुरेश सस्ता चिकन खिलाने के लिए बासी चिकन या घटिया मसालों का इस्तेमाल करता है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और अचानक सुरेश के ऑर्डर कम होने लगे। शांति, आज मंडी से मैं 10 किलो चिकन लाया था, लेकिन सिर्फ 2 ही ऑर्डर आए। लोग मुझे देखकर कतरा रहे हैं। सुना है गांव में चर्चा है कि हमारा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। जी, अगर लोगों को शक है कि हम खाने में मिलावट करते हैं तो हम छुपकर काम नहीं करेंगे। कल से आप घर के अंदर नहीं बल्कि सड़क किनारे उसी नीम के पेड़ के नीचे सबके सामने खाना बनाएंगे। लोगों को अपनी आंखों से देखने दीजिए कि हम कौन सा मसाला पीस रहे हैं और कैसा चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले दिन सुरेश ने अपना सारा सामान फिर से नीम के पेड़ के नीचे लगाया। उसने सबके सामने साबुत मसाले सिलबट्टे पर पीसे और ताजा चिकन तवे पर चढ़ाया। वहाँ से गुजर रहे गांव की मुखिया जी रुके और उन्होंने सुरेश को काम करते हुए ध्यान से देखा। सुरेश बेटा, मैंने सुना था कि तुम कुछ मिलावट करते हो, पर यहाँ तो खुशबू ही शुद्धता की गवाही दे रही है। मुखिया जी, मैं खुद एक किसान हूँ। मेहनत की कमाई और ईमानदारी का मोल जानता हूँ। ये मसाले मेरी पत्नी ने खुद तैयार किए हैं और ये चिकन मैं सुबह खुद मंडी से चुन कर लाया हूँ। आप चक्कर देखिए। मुखिया जी ने जैसे ही तवा चिकन चखा, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सुरेश का खाना न केवल शुद्ध है बल्कि पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन है। मुखिया जी की बात सुनकर गांव वालों का भ्रम टूट गया। जो लोग अफवाहें फैला रहे थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उस दिन सुरेश के पास इतने ग्राहक आए कि उसका सामान कम पड़ गया। सुरेश ने साबित कर दिया कि पारदर्शिता और ईमानदारी ही व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। शुद्धता की परीक्षा में पास होने के बाद सुरेश का नाम अब दूर दराज के शहरों तक पहुंचने लगा था। जो लोग शहर से गांव की तरफ से गुजरते, वे सुरेश के तवा चिकन के लिए अपनी गाड़ियां जरूर रोकते। अब नीम के पेड़ के नीचे की जगह कम पड़ने लगी थी। सुरेश और शांति ने महसूस किया कि अब उन्हें एक स्थायी ठिकाने की जरूरत है, जहां लोग आराम से बैठकर तवा चिकन खा सकें। तभी सुरेश कहता है, शांति, अब इतनी बचत हो गई है कि सड़क किनारे वाली वो बंजर जमीन किराए पर ले सके। मैं सोच रहा हूँ वहाँ एक छोटा सा कच्चा ढाबा बना लूं। जी, विचार तो बहुत अच्छा है, पर वहाँ बैठने का इंतजाम कैसा होगा? हमारे पास महंगे फर्नीचर के पैसे तो अभी भी नहीं है। हमें शहर के रेस्टोरेंट जैसा दिखने की जरूरत नहीं है शांति। हम वहाँ बांस की कुर्सियां और टेबल रखेंगे। लोगों को गांव का असली माहौल मिलना चाहिए। हम उसका नाम रखेंगे सुरेश का देसी तवा चिकन। सुरेश ने मेहनत शुरू की। उसने खुद अपने हाथों से बांस की झोपड़ी तैयार की और दीवारों पर गेरू से गांव की सुंदर कलाकृतियां बनाई। शांति ने वहां छोटे छोटे मिट्टी के दियों का इंतजाम किया। जब ये ढाबा बनकर तैयार हुआ तो ये किसी महल से कम नहीं लग रहा था। उद्घाटन के दिन सुरेश ने पूरे गांव के बुजुर्गों को मुफ्त में खाना खिलाया। सुरेश का ढाबा अब कमलपुर की पहचान बन चुका था। तभी एक दिन शहर की एक बहुत बड़ी फूड चेन कंपनी का मैनेजर अपनी लग्जरी गाड़ी से वहां पहुंचा। उसने सुरेश का तवा चिकन चखा और वो दंग रह गया। उसने सुरेश के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो किसी भी गरीब आदमी का सिर चकरा दे।
सुरेश जी, आपका स्वाद बेमिसाल है। हमारी कंपनी चाहती है कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। हम आपको शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट देंगे और बदले में आपको बस अपना ये मसाला फॉर्मूला हमें बेचना होगा। हम आपको इसके लिए 10 लाख रुपए एडवांस देंगे। 10 लाख रुपए? साहब ये तो बहुत बड़ी रकम है, पर मेरा मसाला तो कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं है। मेरी पत्नी खुद इन्हें पीस कर तैयार करती है। वही तो बात है, हम चाहते हैं कि आप ये काम छोड़ दें और हम इसे फैक्ट्रियों में मशीनों से बनाएंगे और आपके नाम से बेचेंगे। आपको बस घर बैठकर पैसे गिनने होंगे। सुरेश उस रात सोच में पड़ गया। 10 लाख रुपए उसकी गरीबी को एक झटके में खत्म कर सकते थे। उसने शांति से बात की। जी, पैसे तो बहुत हैं, पर क्या मशीनों से बने उस मसाले में वो प्यार और वो शुद्धता होगी जो हम अपने हाथों से देते हैं? क्या हमारे गांव के गरीब लोग वो डिब्बा बंद खाना खरीद पाएंगे? तुमने मेरी आंखें खोल दी शांति। जो स्वाद हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनाया है, उसे मैं किसी कंपनी की मशीनों में कैद नहीं होने दूंगा। अगले दिन सुरेश ने मैनेजर को कंपनी के साथ जुड़ने के लिए मना कर दिया। मैनेजर को यकीन नहीं हुआ कि किसी ने इतने पैसों को ठुकरा दिया है। सुरेश ने चुन लिया था कि वो छोटा ही सही पर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करेगा, जहां हर किसी के लिए जगह होगी। बड़ी कंपनी का ऑफर ठुकराने के बाद सुरेश के ढाबे की चर्चा और भी बढ़ गई। लोगों को जब पता चला कि सुरेश ने शुद्धता और अपने उसूलों के लिए लाखों रुपए ठुकरा दिए हैं, तो उसके प्रति लोगों का सम्मान दोगुना हो गया। अब शहर के बड़े बड़े लोग भी वहां आने लगे थे। सुरेश ने महसूस किया कि अब उसे अपने काम में थोड़ा विस्तार करना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़े बिना। शांति, अब भीड़ बहुत बढ़ गई है। लोग दूर दूर से आते हैं और कई बार उन्हें बैठने की जगह भी नहीं मिलती। मैं सोच रहा हूँ कि हम इस खाली पड़ी जमीन पर कुछ और झोपड़ियां डालें और खाना बनाने के लिए 2 और चूल्हे बढ़ा लें। जी, विचार तो नेक है, और मैंने सुना है कि आजकल सोलर चूल्हे भी आते हैं। अगर हम उनका इस्तेमाल करें तो लकड़ी का धुआं भी कम होगा और खाना भी जल्दी बनेगा। सोलर चूल्हे तो ठीक हैं, लेकिन हमारा तवा चिकन तो धीमी आंच पर ही पकता है। हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, पर सिर्फ काम आसान करने के लिए। स्वाद तो उसी पुराने लोहे के तवे और सिलबट्टे के मसालों से आएगा। जिसके बाद सुरेश ने ढाबे को और व्यवस्थित किया। उसने ढाबे के एक कोने में मुफ्त भोजन केंद्र भी बनाया, जहां उन लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता था जिनके पास पैसे नहीं होते थे। सुरेश का ढाबा अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि कमलपुर की शान बन गया था। वक्त गुजरता गया और सुरेश की गरीबी अब गुजरे जमाने की बात हो गई थी। सुरेश ने अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया और वहां ऑर्गेनिक सब्जियां और मसाले उगाना शुरू किया, ताकि उसके ढाबे में इस्तेमाल होने वाली हर चीज पूरी तरह शुद्ध हो। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव था और जिले के कलेक्टर साहब वहां मुख्य अतिथि बनकर आए। उन्होंने सुरेश की संघर्ष की कहानी सुनी थी और वे खुद उसके ढाबे पर पहुंचे। सुरेश जी, मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन इस तवा चिकन में जो मिट्टी की सोंधी खुशबू और मसालों का संतुलन है, वो और कहीं नहीं मिला। आपने ये सब कैसे किया? साहब, मैंने बस अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया। मेरी पत्नी शांति के हाथ के मसाले और मेरी मेहनत, बस यही मेरा राज है। मैंने कभी स्वाद से समझौता नहीं किया और कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया।